जफर भाई, जिस तरीके से जसवीर के बारे में आज की जो बात चल रही है, जसवीर जो आपकी पार्टी में थे और युवा नेता माने जाते थे, कतावर नेता थे, आपके साथ थे, लेकिन आज जो है उन्हें पाला बदल दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शहर में मैं कुछ लोगों के बारे में बता दूं कि कुछ लोग राजनीतिक नहीं होते हैं, वो किसी न किसी की मोहब्बत में पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक कि जसवीर भाई राजनीतिक नहीं है, वो महेश शहीद साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसा उन लोगों का ऐसा मानना है कि महेश शहीद साहब के बहुत करीबी है। और महेश शहीद साहब का कुछ दिनों पहले अवार साहब से बहुत सारे विवाद चल रहे थे, उसको देखते हुए उन्होंने नजीब भाई को ज्वाइन किया था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नजीब, जब अवार साहब का और महेश शहीद साहब का जब पैचअप हुआ, उसी रोज मुझे ऐसा लगता था कि महेश शहीद साहब का पैचअप हो गया तो जसवीर भाई बहुत दिन नजीब भाई के साथ में नहीं रह पाएंगे। और वही हुआ कि उन्होंने जो राष्ट्रवादी का जो हमारी घड़ी निशानी उसका दामन छोड़ करके वापिस से वो तुतारी की तरफ अवार साहब के पास चले गए। अगर ये पैचअप नहीं होता तो जसवीर भाई कभी वहां नहीं जाते। लेकिन शहर में ऐसी बात भी चल रही है कि यानी कि आज से 15 दिन पहले जुमा का ही दिन था और उस दिन जसबीर और अजीज बाटा के बीच कुछ दाव तनाव हुआ था, जिसके बाद उन्होंने नजीबुल्लाह ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। ऐसी वजूहत, ये बात में कितनी सच्चाई? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर दो भाइयों में विवाद हो जाए और लोग, अगर कोई जो आपका लीडर है, जिसको आप अपना लीडर मानते हैं या बड़ा भाई मानते हैं, अगर वो कह रहा है कि आपस में माफी तलाफी करके इस मामला को खत्म कर लो, तो अच्छी बात है, तो अच्छा मशवरा था। ये बेस्ट नहीं हो सकता। इख्तलाफात किसी के भी दरमियान हो सकते हैं, नोक जोक होते हैं ना पार्टी में, पार्टियों में अक्सर होती है, हर पार्टियों में गुटबंदी है और अच्छा है, गुटबाजी होनी भी चाहिए। पार्टी में गुटबाजी होनी चाहिए काम को लेकर, ना कि पार्टी को खत्म करने के लिए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। पार्टी में इख्तलाफात तो नहीं होते रहते हैं, लेकिन काम को लेकर के इख्तलाफात होने चाहिए। और अगर नजीब भाई ने उनका ऐसा कहना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नजीब भाई का जो मशवरा था वो बहुत बेहतरीन मशवरा था। दो भाइयों को मिलाने का अच्छा काम है। आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी? क्या इलेक्शन को लेकर, विधानसभा इलेक्शन भी नजदीक है, तो ऐसे में आप क्या जोर लगाएंगे, क्या चाहेंगे? हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में जो हम लोगों से, एक एक आदमियों से जुड़ा हुआ मसला वो टोरेंट है। टोरेंट इस शहर का बहुत ही बर्निंग मुद्दा है। हम बार बार कहते हैं कि जब टोरेंट मुमरा शहर में आने वाली थी 2020 के करीब, तो उस वक्त मालेगांव का भी टेंडर हुआ था और मुमरा का भी टेंडर हुआ था। तो मालेगांव के जो आमदार थे मोहम्मद आसिफ भाई, उन्होंने अपने शहर के लोगों को रोड पर लेकर के विरोध किया और अपने शहर में टोरेंट को नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम एरिया है, माइनॉरिटीज का एरिया है, लूम वगैरह के कारोबार है। भिवंडी को हालात को देख रहे थे। भिवंडी के हालात को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर मेरे शहर मालेगांव में टोरेंट आ गई तो मेरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अपनी आवाम की फिक्र की। उसी दरमियान मुमरा का भी टेंडर हुआ। अहवार साहब यहाँ के आमदार थे। मैं आपकी बात करके कहूंगा कि जिस वक्त ये भिवंडी में कदम रख चुकी थी टोरेंट, और जिस टाइम मुमरा में इसकी आमद होनी थी, उसी ठीक वक्त जो खालिद गुड्डू साहब जो राष्ट्रवादी से ही थे, वो आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे टोरेंट के खिलाफ। जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त में मुमरा में टोरेंट ने दस्तक दी, जबकि वो आपकी पार्टी में थे और शायद उसके बाद वो पार्टी छोड़कर चले गई। नहीं, उससे पहले वो MIM ज्वाइन कर चुके थे, MIM से इलेक्शन लड़ चुके हैं। पिछला इलेक्शन उन्होंने 2019 में उन्होंने MIM से इलेक्शन लड़ा था। खालिद गुड्डू की बात, हाँ, मैं खालिद गुड्डू साहब MIM से इलेक्शन लड़े थे। जब ये टोरेंट का 2000 नहीं, आप देखिए ना, आप 2020 की बात कर रहे हैं और 2019 में वो MIM से इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो MIM में जा चुके थे। और बहरहाल टोरेंट के लिए तो पूरा शहर, अब वासिम आजमी हो, रईस शेख हो, गुड्डू हो, शोएब गुड्डू हो, खालिद गुड्डू हो, तमाम लोगों ने उनका विरोध किया और वो भिवंडी शहर मुमरा से बिल्कुल लगा हुआ है। तो अवार साहब को भी चाहिए था कि अवार साहब, जैसा उनका कहना है कि मैं महाराष्ट्र का बड़ा लीडर हूं, लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र के बड़े लीडर है, तो मुमरा शहर में टोरेंट को नहीं आने देना चाहिए था। वो चाहते तो नहीं हो सकता कि जैसा कि फडणवीस साहब ने हाउस में कहा कि अवार साहब ने मुमरा शहर के लिए खुद प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा था और उन्होंने टोरेंट को लाने के लिए कहा और वो टोरेंट शहर में आ गई। 15 साल की सत्ता में रहकर आज मुमरा को ना लीगल हॉकर्स मार्केट मिला,
और ना ही लीगल पार्किंग मिली। यहाँ तक के हद तो ये हो गई कि सैफ पठान जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं कि लीगल कब्रिस्तान भी नहीं मिला। बिल्कुल इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, शर्म की बात है। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है। और इस वक्त 2024 में जो इलेक्शन आया है, आमदार का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें लोगों को सोचना चाहिए कि 15 साल, 1-2 साल नहीं, 15 साल ना आपको स्लाटर हाउस मिला, ना लीगल कब्रिस्तान मिला, ऊपर से टोरेंट जैसी मुसीबत मुसल्लत हो गई, ना हॉकर्स मिला, कोई भी चीज नहीं मिली। लाइब्रेरी भी जो है लीगल जहां पर मिलना चाहिए थी, जो रिजर्वेशन प्लॉट था वहां पर मिलनी चाहिए थी, लाइब्रेरी भी वो सही जगह नहीं मिली है। ऐसा भी बताया। आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि अवार्ड साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बीच में बहुत पहले की थी, इसी टर्म में की थी उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने एक जैन समाज का ग्राउंड है, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि इसमें लाइब्रेरी, इसमें आपकी प्रभात समिति, उसमें और सारे जितने भी सरकारी पुलिस स्टेशन, इस तरीके के सरकारी जितने भी दफ्तर होते हैं वो सब उसी में आएंगे। मैं तो देख रहा हूँ उसमें उनका किसी कोई आदमी वहां बैनर लगा करके उसको हॉल बना करके चला रहा है। तो कहाँ चला गया? कहाँ की चीज कहाँ दे रहे? कब्रिस्तान जहां देना चाहिए तो वहां नहीं दिए, वहां बिल्डर को दे दिए। यही बात तो जैसे एक फिल्म में आगा खान ने कहा, जलेबी के बदले चकली, चकली के बदले केला और केले के बदले चकली। सही है, वही हो रहा है। अरे भाई सब चीज में कर दिए, चलो समझ में आता है। कब्रिस्तान सोचना चाहिए था कि आप एक माइनॉरिटी एरिया से जीत करके आते हैं, मुसलमानों का बड़ा एरिया है, आपको एक तरफा वोटिंग करता है, उस शहर में जो उनकी आखिरी आरामगाह है कब्रिस्तान, वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन को चेंज करके बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए बिल्डर को बेहतरीन जगह दे दी और कब्रिस्तान के लिए दलदल जैसी जगह दे दी, जहां पर लोग ऐसा कई लोगों की ऐसी खिलीफ है कि लोग पानी मैयत डालते हैं तो पानी में तैरती है। तो बताइए क्या कहा जाए, ऐसी क्या सोच है उनकी, क्या बताया जाए ऐसी सोच को? अभी इलीगल कब्रिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान का मुद्दा मेरा नहीं है, वो तो टीएमसी का है। अगर टीएमसी का मुद्दा है तो फिर वो क्यों कर दे रहे हैं? उनको जाना ही नहीं चाहिए कब्रिस्तान में। अरे भाई कब्रिस्तान मुसलमानों की नहीं कहता, ठीक है, अभी वो उसका ट्रस्ट बन गया है, उसके लोग जिम्मेदार बन गए, मुसलमानों के हवाले, जो मुस्लिम कब्रिस्तान है उनके हवाले कर दो, वो समझेंगे, वो महानगर पालिका से लड़ते झगड़ते रहेंगे। आप बार बार, क्योंकि आप कब्रिस्तान के गेट में अपना नाम लिख दिए, जब महानगर पालिका की प्रॉपर्टी आप ही कह रहे हो तो फिर आपने अपना नाम क्यों लिखा उस पर? कब्रिस्तान ये जो बार बार जो फंड आया, कई लोगों के जो फंड आके लगा कब्रिस्तान में, अगर वो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फंड कितना था कब्रिस्तान में? देखिए, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो कमिश्नर साहब थे, शहर में कब्रिस्तान की जरूरत थी, कब्रिस्तान के लिए फंड निकलना एक अलग बात है, कब्रिस्तान को लीगलाइज करना, फंड निकाला जा सकता है तो उसको रजिस्टर भी कराया करना चाहिए, नहीं कर रहे ना, क्योंकि उसका जो 7/12 है, जो उसकी जगह का हेर फेर हुआ है, उसको करने में उनको दिक्कत आ रही होगी और वो सोच रहे होंगे कि हमने कर तो दिया कब्रिस्तान, लेकिन अब लीगल करने के लिए उनको दिक्कत पेश आ रही होगी, वो या तो उसका प्रोसीजर नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि वो मुद्दे को हमेशा एक न एक चीज ऐसा मुद्दा अटका के रखते हैं जिस पर वो 5 साल राजनीति करे, फिर हो सकता है आने वाले इलेक्शन में वो मुद्दा बना करके रखे हो उसको।